हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग सीटेट एग्ज़ाम फरवरी में जो लगा हुआ है उसके विषय में, तैयारी के विषय में चर्चा परिचर्चा और एनसीईआरटी की वह क्लास जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी एग्ज़ाम एनसीईआरटी के प्रश्न से आते हैं उनको लेकर के आया हूँ मैं किताब को। तो आज हम जो भी क्लास करेंगे वह अपनी कक्षा 6 की जो किताब है उसका एक अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों को सामान्य थोड़ा परिचय बता दूं आज मैं कि जो मेरी क्लास है उसमें मैंने सीडीपी पूरी 5 क्लास पढ़ा दिया है। उसके बाद हिंदी की 2 और संस्कृत लैंग्वेज की 2 क्लासेज मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री की एक जो कक्षा 6 की किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनको दोनों को मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। आप सभी लोग जा कर के इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। उसके बाद आज हमारी जो क्लास है उसको अब हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग ठीक से देखें तो हमारा जो चैप्टर है इसमें पूरे कितने पढ़ने हैं। पहले तो हम चलो को इकाई 1 में 2 चैप्टर है, विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव। उसके बाद इकाई 2 में हम लोग सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तृतीय इकाई में देखेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन, इसमें पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर प्रशासन। उसके बाद इकाई 4 आजीविकाएं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, शहरी क्षेत्र में आजीविका। बस इससे संदर्भित हमारा जो रहेगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए सामाजिक विज्ञान की जो हमारी जो किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 कक्षा 6 के लिए जो तैयार किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। जी आपको बता दें कि यह जो हमारी है पॉलिटी की जो किताब है हमारी चलती है, उससे राजनीतिक, जिसको हम लोग पहले बोल देते हैं सिविक्स, नागरिक शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद आकर के हम लोग जीवन जब भी इधर पढ़ने लगते हैं तो उसको बोल देते हैं पॉलिटी। आगे देखते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला पाठ है, इकाई जो है हमारी, उसमें पहला जो पाठ है अध्याय में विविधता की समझ। अब सभी लोग समझते हैं कि विविधता की समझ क्या है। जैसे सामान्य जानकारी के रूप में देखें तो हम सभी लोग अपने जब कक्षा में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं भी आते जाते हैं या घर पर ही देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हर तरफ कोई ना कोई कार्य या कुछ न कुछ होता रहता है, या कोई पोस्टर चिपका हुआ है, या तो किसी न किसी धर्म के लोग रह रहे होते हैं, किसी न किसी प्रकार का रहन सहन होता है, खान पान होता है, उनकी जो भाषा होती है, त्यौहार होती है, वो सब अलग अलग होती है। उन सभी में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और उन सभी का जो जीवन होता है वह बहुत ही दूसरी तरह का और रोचक होता है, जो कि हम लोगों को देख करके उनसे क्या होता है, समृद्ध बनाता है और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यही जो विभिन्नताएं होती हैं वह भारत को क्या बनाती हैं, भारत में विविधता लाती हैं। इसके कारण हम देखते हैं कि जो विविधता है, या जिसको हम अनेकता भी कह सकते हैं, हमारे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाती है। और कैसे हम अपने देश को एक विविधताओं वाला देश मानते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम आज इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि जैसे जब बच्चा होता है तो अपने आसपास पड़ोस में देखता है पहले छोटी चीज़ों को, जैसे फूल हो गए, पत्ती हो गई, मिट्टी हो गई, या तो फिर जो भी घर के सामान होते हैं उन सभी को उठाता है, फेंकता है, इधर उधर करता रहता है। तो विविधता, वो हर एक चीज़ को देख देख करके सीखता है और समझता है। कहीं कोई चित्र देख लिया उस पर खिंच वो करने लगता है, और अन्य प्रकार से वह जो है अपने अंदर जो है विविधता को धारण करता है। जैसे कि हम सभी लोग अब देखते हैं कि जीवन में सहायता कैसे करता है विविधता जो होती है। तो हम लोग अब इसके विषय में जैसे बात करें, जैसे हम 2 दोस्त हो जाएं और दोस्त बन करके ठीक वैसे ही अपने आप को आगे बढ़ाएं जैसे लोग अपने घर पर खाना बनाते हैं, खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ त्यौहार मनाते हैं, और साथ में रहते हुए कपड़े पहनते हैं, और दूसरे के साथ में, भाषा के साथ में जो हम देखते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पास जो बात हो रही है एक दूसरे अलग अलग धर्मों को लेकर के हम बात करते हैं कि जैसे हम अगर जीवन में क्या सहायता होती है जो विविधता की, उसके विषय में। तो हम जैसे अलग अलग धर्म के अगर बच्चे हो करके साथ में रहते हैं और वो करते हैं तो जो हमारे अंदर विकास होता है वह बहुत ही अलग तरीके से होता है। उसमें जो हमारी समझदारी होती है बहुत ही आगे तक जाती है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि किसी को अगर हम दोस्त बना लेते हैं तो दोस्त बना लेने के बाद क्या हो जाता है कि उसके जो आसपास की जो संस्कृतियां हैं, जो हमारी संस्कृतियां हैं, उन दोनों संस्कृतियों को मिलन होता है, जिससे हमारे अंदर क्या होती है, डाइवर्सिटी आती है। और उसके खान पान, रहन सहन, बोलचाल इत्यादि तरीके से हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं वही हमारे जीवन में सहायता करते हैं आगे बढ़ने में। और देखते हैं कि जैसे हम सभी लोग, एक सेंटेंस आता है
कि जब हम दूसरों से मिलें तो कैसे अपने आप को समझें, कि हमको उसके साथ में किस प्रकार से अपनी जो विविधता है उसको दिखाना है। यह सेंटेंस जैसे आता है तो अब इससे रिलेटेड जैसे हम लोग एक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास कुछ दिया गया है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। जैसे बाहर जाते समय मैं ये चीज़ें पहनता हूँ और ये पहनना पसंद करता हूँ, ये करता हूँ। मैं घर में ऐसे बात करता हूँ या करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल यह है। मुझे इसके बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं हमेशा अच्छे तरीके से रहना पसंद करती हूँ। मुझे वहाँ जाना पसंद है। अनेक प्रकार से जो अपने विषय में हो सकता है प्रश्न उसको पूछ सकते हैं। जैसे उन प्रश्नों के बाद अब हम सभी लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं कि कैसे हम सभी लोग अपने आप को एक अच्छे तरीके से विविधता अपने जो विविधता होती है उसको समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं जैसे कि भारत में विविधता, जैसे भारत ये क्या है, भारत एक विविधता वाला देश है। इसमें बहुत से ज़्यादा धर्मों का वास है और यहाँ पास हमारे देश में सभी धर्मों का एक साथ में लोग रहते हैं, अलग प्रकार के खान पान के साथ, अलग प्रकार की संस्कृतियों के साथ, अलग प्रकार के त्योहारों के साथ, अलग प्रकार के सोच के साथ और अलग प्रकार के कार्यों को करते हुए, सभी में भिन्नता होते हुए भी हम सभी लोग एक देश में रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या हैं, एक देश के अंदर विभिन्नताएं हैं। जैसे हम देखते हैं भारत के लोग जो विभिन्न तरीके से अपने आप को रहते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो जैसे देखा जाए तो हम विविधता को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम सभी लोग हैं तो प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, भक्ति गीत गाना इन सभी को प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से विविधता को हम समझ सकते हैं भारत में। जैसे शादी के रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि बहुत सी शादियां रजिस्ट्रार के यहाँ हो जाती हैं, अदालत में जा कर के होती हैं, बहुत से सांस्कृतिक तरीके से होती हैं और बहुत से धर्मों के जो शादियां विवाह होते हैं दूसरे अपने अपने जो धर्म के संस्कार होते हैं उसके अनुसार, इस प्रकार से विविधता को समझ सकते हैं। आगे जैसे विभिन्न प्रकार के जो पहनावे होते हैं हमारे देश में, जैसे हमारे यूपी वाले दूसरी पोशाक पहनते हैं, पंजाब के दूसरी पहनते हैं, दक्षिण भारत के लोग दूसरी तरह के पोशाक पहनते हैं। उस प्रकार से विविधता को समझ सकते हैं। जैसे अभिवादन करने के ही क्षेत्र में ले लिया जाए तो हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, बहुत लोग नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, या तो फिर एक दूसरे से जोहार करके बोलते हैं, राम राम करके बोलते हैं, या वालेकुम अस्सलाम सलाम बोलते हैं, या तो फिर हम लोग जैसे देखें सत श्री अकाल, राधे राधे। इस प्रकार जो हमारा बोलचाल की भाषा में जो हम अभिवादन करते हैं, इससे हम विविधता को समझ सकते हैं एक दूसरे के। और जैसे कि हम जो हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ हैं, इन संस्कृतियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से विविधता है। अब जैसे विविधता को हम समझना चाहें तो जैसे करीब बहुत पहले से ही हम इस विविधता को समझ सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो भारत को दो भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे लद्दाख और केरल के उदाहरण ले सकते हैं हम लोग अपने समझने के लिए, कि कोशिश जैसे वहाँ की जो विविधता है वो अलग है, केरल की जो है विविधता अलग है। लद्दाख में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ ठंडी रहती है। केरल में भी मतलब कि एक हमारा जो है समुद्र तटीय इलाका है, लेकिन वहाँ की जलवायु जो दशाएं होती हैं वो अलग होती है, वहाँ की विविधता अलग होती है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, संस्कृतियाँ सब अलग होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसी विविधता को हम समझ सकते हैं। और जैसे भारत के नक्शे को देखा जाए तो भारत, अभी हमने अगले पाठ में जो किताब थी हमारी पहले की उसमें देख चुके हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है उसके विषय में, कि जब हमारे यहाँ सूर्यनाथ होता है, 21 जून को बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और रातें बड़ी होने लगती हैं। इस प्रकार से करके देखा जाए तो इससे भी जो विविधता होती है वो हमारे देश में बनती है। अब जैसे देखा जाए भारत में विविधता या एकता, ठीक है। अब इसको देखें तो विविधता में एकता जो हमारा यह टॉपिक है इसके विषय में देखें तो भारत एक की जो विविधता है या अनेकता है वह उस हमारे देश की क्या है, ताकत है। कैसे, जब अंग्रेज़ों को हम भारत पर राज था हमारे देश पर, तो उनको विभिन्न तरीके से धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिला पुरुष, इन सभी के विविधता के आधार पर हम सभी लोगों ने उनको मिल कर के लड़ाई किया और अंग्रेज़ों को भारत देश से दूर भगाने में हमने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, साथ दिया सभी लोगों ने, उसी विविधता को एकता में जोड़ करके। अब जैसे आगे हम देखें, इससे रिलेटेड एक कविता आती है, उसको हम अध्ययन करते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े,
वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हमारे देश की जो विविधता है उसको दर्शाया जाता है, और कविता के माध्यम से हमारे देश में जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं उन सभी वीरों के प्रति हम लोगों को जो एक सादगी भरी, जो विनम्रता भरी हमको श्रद्धांजलि देना है उसको बताया गया है। तो हमारे जो विविधता है उसके विषय में जो हमने समझा है अभी तक, मेरा सबसे मोटिव यही है बताने का कि जो विविधता है क्या है, डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। कैसे डाइवर्सिटी? हर एक प्रकार से डाइवर्सिटी है। हम लोग अगला चैप्टर जब देखेंगे तो उससे हमारी जो डाइवर्सिटी है उसका हमको जो हमारे देश में विविधता है उसकी पहचान झलक दिखेगी। जैसे हमने जो बात किया था अभी की, जो गीत हमने गाया था उसमें जैसे यह गीत जो हम लोग जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर में हुए जो जलियांवाला बाग था हत्याकांड में उस समय गाया गया था, और इसको ब्रिटिश जनरल के जो शांतिप्रिय नेता थे और हमारे जो भारत देश के निवासी लोग थे उन सभी को जो उनकी जान पर वो करके हमारे मतलब कि अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोगों पर जो कहर ढाया गया था उस पर लिखा गया था, और कितने सारे लोग जो अंग्रेज़ों के द्वारा पक्षपातपूर्ण नीतियों के द्वारा विरोध के लिए जमा हुए थे उन पर जो गोलियां चलवा करके मरवा दिया गया था, उसी के लिए यह गाया गया था। अब इसमें जैसे देखा जाए तो यह जो रचना थी हमारे देश के जो एक बहुत ही महान लेखक, क्रांतिकारी और सेनानी हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, और यह भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। जो कविता थी, राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे हम अपने शब्दों में देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब आगे जैसे देखते हैं, अब जैसे हमारा पाठ आ जाता है जे आगे, विविधता में भेदभाव। अब ये समान जानकारी जैसे हम देखते हैं कि हम क्या हैं, हम और कैसे हैं, यह चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं और कैसे रहते हैं। जैसे हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब का हमारे रहन सहन, हमारे भूगोल और उसके इतिहास पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग देखते हैं जैसे कि भारत एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है। जैसे संसार में लगभग 8 मुख्य धर्म हैं, भारत में उन धर्मों का लगभग सभी अनुयायी रहते हैं, लगभग सभी अनुयायी रहते हैं, और हमारे देश में देखा जाए तो 1600 से अधिक जो है भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं हमारे देश की जो भाषा है। जब अब जैसे देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो बहुत से लगभग 100 नृत्य होते हैं विविधता के क्षेत्र में देखा जाए। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती, लेकिन क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम सभी लोग उस डाइवर्सिटी को पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उस विविधता को, जो हमारा अगला पहला चैप्टर था उसमें समझने के लिए कि उसको अगर समझ लेते तो कितना हमारी खुशियों के लिए कारण बनती है। साथ ही देखा जाए तो हम अपने इस विविधता को अगर अपरिचित लोगों के साथ में बांटें और जब दूसरे देशों पर जाते हैं तो वहाँ पास इसको हम लोग बढ़ाएं, तो जो हमारी विविधता की समझ है वह हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बनती चली जाएगी, और जो हमारी छवि है वह लोगों में और अलग तरीके से बनती चली जाएगी। जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणा के लिए कि जब हम सभी लोग एक छवि बना लेते हैं या बांध देते हैं ऐसी, जिसके बारे में पक्की धारणा यह बना लें कि वह ऐसे होगा ही, वह इस प्रकार का है ही, उसको देख करके छवि बना लेना, तो वही हो जाती है क्या, रूढ़िबद्धता। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी देश में खास धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराया जाता है, या तो उसको देशद्रोही कहला दिया जाता है। तो ये सब किसके कारण हो जाता है? रूढ़िबद्धता के कारण। उसकी जो
रियलिटी है उसको नहीं देखते हैं, ऐसे ही उसको दिखा दिया जाता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, विविधता जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बन जाती है, इसीलिए ऐसे होता है। हर देश धर्म आदि में हमें देखा जाता है कि उनका अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से उनके रहन सहन खान पान होते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अनुसार देखा जाए तो जो रूढ़िबद्धता शब्द है, यह बहुत ही हम लोगों को चुभना चाहिए, और जो हमारी क्षमताएं होती है उसमें कमी ला देता है रूढ़िबद्धता। क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति के जो रूढ़िबद्धता अगर उसके प्रति कर लेते हैं तो वह उसके लिए बहुत ही लाभदायक नहीं होती है, बल्कि वह हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही कचोटती है और हमको नीचे गिराने का काम करती है। जैसे और हम कुछ शब्दों के माध्यम से समझें कि कैसे हम सभी लोग इसको जो रूढ़िबद्धता है उस सब के, ये पूर्वाग्रह शब्द एक आ जाता है, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह ये हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके विषय में जब हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वह ऐसा होगा, इस प्रकार का होगा, पूर्वाग्रह ऐसे कर लेते हैं, तो यही हमारा पूर्वाग्रह हो जाता है, उसके विषय में सोच लेना। अब जैसे यह देखा जाए तो ज़्यादातर यह नकारात्मक होती है। जैसे कि कथनों कह दिया, जैसे लोगों को पूर्वाग्रह के आधार पर कह देना कि वह बहुत ही बेकार है, कभी वह कोई गलती किया रहता है उसके आधार पर ही उसको कहने लगते हैं कि वो इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, बल्कि यह नहीं देखते हैं कि अभी वह बदल सकता है। पूर्वाग्रह जो उसने एक बार देख लिया वही उसके अंदर आ जाता है। और हम कई चीज़ों के विषय में जैसे पूर्वाग्रह कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लोगों को धार्मिक विश्वास के आधार पर पूर्वाग्रह समझ लेते हैं, उनकी चमड़ी रंग के आधार पर देख लेते हैं, जिस क्षेत्र में वे आते हैं उसके आधार पर देख लेते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं उसके आधार पर पूर्वाग्रह बना लेते हैं, कपड़े पहनते हैं या तो इसकी जो संस्कृतियाँ हैं उसके आधार पर देख लेते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूर्वाग्रह से इतने मतलब कि ग्रसित हो जाते हैं कि कभी कभी हम उनको दुख पहुंचाते ही हैं, अपने आप को भी दुख पहुंचा लेते हैं। जैसे देखते हैं कि लड़की लड़का है उनके विषय में भेदभाव बना लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। जैसे समाज में लड़कियों को और लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, लड़कियों को थोड़ा कम स्वतंत्रता मिलती है। या तो एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आपस में कई लोग इसके विषय में अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। हम लड़के हैं या वो लड़की है, इस तरह उसके विषय में सोचते हैं, लड़कों के विषय में इस प्रकार सोचा जाता है। मतलब जो आज की चलन में भी चल गया है कि पूर्वाग्रह के हो जाता है। कोई दो लड़के अगर लड़की जा रहे हैं साथ में तो उसके विषय में पूर्वाग्रह ग्रसित हैं सभी लोग, और उसको गलत धारणा में लेकर के चले जाते हैं, या नहीं सोचते हैं कि क्या पता वह उनके घर के ही लोग हों या उनके साथ में। तो यही हमारा जो शब्द है, जो रूढ़िबद्धता आती है, जो भेदभाव होते हैं या जो पूर्वाग्रह होते हैं, ये हम सभी लोगों को समझने में आता है। अब जो हम ये दोनों शब्दों को पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता को, तो अब असमानता और भेदभाव हम लोग समझ जाएंगे कैसे। जैसे कि जब असमानता या भेदभाव जो होता है वह सबसे ज़्यादा रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर होता है, उसके व्यवहार के आधार पर होता है। जैसे अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप अपने उन गतिविधियों में उनके जो गतिविधियाँ उनको रोक लगाने के लिए करते हैं, या तो उनके अंदर जो भेदभाव के कारण है उसको समझने के लिए जब हम देखते हैं, तो अपने जैसे कई मित्र आते होंगे आपके घर, या तो किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे जाति के, तो इन सब चीज़ों से हम लोग देखते हैं तो उनका जो भेदभाव होता है उनके साथ में, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से। जैसे किसी दूसरे मोहल्ले में हम रह रहे हैं, वहाँ किसी दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, या तो किसी दूसरे संस्कृति के लोग रह रहे हैं, तो उनके साथ किस प्रकार से हम लोग बर्ताव करते हैं, उससे हम लोग समझ जाते हैं कैसे असमानता और भेदभाव हो रहा है। और जैसे भेदभाव जो होता ही है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको हम हटा सकते हैं या अपने आसपास से इसको दूर कर सकते हैं। अब भेदभाव का सामना कैसे किया जाता है उसके विषय में, जैसे अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई सभी लोग अपना जो है क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, या तो बर्तन मांजने काम कर लेते हैं, या मछली पकड़ते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, खेती बुनाई इत्यादि, या जो कुछ भी कार्य मिलता है वो सब करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी आजीविका चलाना है। अब कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ को निकृष्ट माना जाता है। अब ये सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ये सब काम समाज में महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इनको करते हैं उनको गंदा और अपवित्र मान दिया जाता है। जैसे इसको तो महत्व का जो होती है उसकी महत्वता वो तो होती है समाज के लिए, लेकिन जो उसको करने वाले लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बहुत ही नीचे की कैटेगरी का मान लिया जाता है। इसीलिए जो जाति व्यवस्था के लोगों के समूहों को एक तरह से सीढ़ी के रूप में रख दिया जाता है कि ये लोग इस प्रकार से हैं, उस प्रकार से हैं, और दूसरी जाति के ऊपर या नीचे इस प्रकार से उनको बांटा जाने लगता है। और कहते हैं कि ऊंची जाति के लोग उत्कृष्ट होते हैं, नीची जाति के लोग निकृष्ट होते हैं। मतलब जाति के आधार पर जो
भेदभाव होने लगता है वो चीज़ें। अब जैसे विद्यालय में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो जाति के आधार पर जो कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना, ये क्या है, एक प्रकार का भेदभाव ही हो जाता है। अब वहाँ पास वो बच्चा क्या होता है, भेदभाव का सामना कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, जैसे संघर्ष के लिए देखें तो हमारे पाठ में जो आया है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया, उसमें समानता एवं व्यवहार जो था के साथ संघर्ष किया गया था। इसमें सभी लोग शामिल हुए, जैसे दलित और जनजातीय लोग, किसान। अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और भारत देश को स्वतंत्र कराया। और लोगों ने अपने आप को पूजा पाठ करने के लिए या तो कहीं भी मंदिर में प्रवेश के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसको देखा जाए तो इससे समानता के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने, जैसे 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, एक राष्ट्र बना, हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और उसी असमानताओं को संविधान में लिखना प्रारंभ किया। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो असमानता के विषय में जो वर्णन किया गया और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया, जिससे हमारा देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, उन सभी में हम सभी लोग देखते हैं कि जैसे अनुच्छेद 17 में जब हमारे अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाता है, 15 में सभी को एक समान, जो 14 में जाति भेदभाव लिंग धर्म के आधार पर नहीं करना है, उसके साथ इस प्रकार से जो बराबरी के लिए, समानता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको जो संविधान में अधिकार दे देना, बहुत ही मतलब कि जो उनके संघर्ष हैं उसको बल दे देता है, उनको आगे आने में बहुत ही ज़्यादा सहायता कर देता है। अब जैसे देखिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग समुदायों को समानता के जो अधिकार हैं, वह हमारे देश में उनको बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में सहायता कर देते हैं। अब हमारे देश जो है वो क्या कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है ना। अब यहाँ पास किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई वह कार्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अपने व्यक्तिगत रूप से जो करना चाहता है वो कर सकता है अपने लोगों को, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होना यही होता है कि किसी भी धर्म के प्रति जो हम लोग करते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी धर्म को जो वृद्धि है उसको रोकेंगे नहीं, या तो अगर हम कर रहे हैं तो सभी के लिए एक समान कार्य करेंगे। और देखते हैं कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जो असमानता हमारे देश में मौजूद है उसको दूर किया जाए और समानता के मूल्यों पर निरंतर आगे बढ़ा जाए और वास्तविक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। सच्चाई हमारे देश में सभी लोगों के पास हो, जो संघर्ष है लोगों के बीच में वह दूर हो, और आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले, सरकार के लिए जो उठाए जा रहे हैं आंदोलन होते हैं, क्यों हो रहे हैं, उन सभी का जो है समानता के लिए उनको संघर्ष जो है उसको समाप्त किया जाए और समानता जो है लाया जाए। अब हम सभी लोग आगे पाठ की तरफ चलते हैं और सभी लोग हम लोग देखते हैं सरकार शब्द का विषय में। तो यहाँ पास जैसे आते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार जो होते हैं, क्या सरकार शब्द, जैसे सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो देश की स्थिति को चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश का सीमा की सुरक्षा करने के लिए और जो शांति संबंध हैं दूसरे देशों से वह बनाने के लिए, और जो देश के नागरिक हैं उनकी पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, प्राकृतिक विपदा जो घेरती है, सुनामी, भूकंप, उन सभी में जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करने के लिए, और जो कुछ भी विवाद या अपराध होते हैं न्यायालय में हम लोग जाते हैं, उन न्यायालयों में भी जो न्यायालय होती है वह भी क्या होती है, सरकार के अंग होते हैं। और हम लोग इस शब्द से बहुत पहले से परिचित हो जाते हैं, लेकिन इसके विषय में जानते नहीं रहते हैं। अब इसके विषय में जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन वह जो जब किसी पार्टी विशेष के उदाहरण के रूप में देखा जाता है तब यह बहुत ही दूसरे तरीके से समझा जाता है, लेकिन सरकार शब्द जो होता है वह एक देश के लिए बहुत ही उच्च होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो सरकार के जो अंग मुख्य रूप से माने जाते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय है अपने देश में, भारत पेट्रोलियम है, जैसे भारतीय रेल होती है। इस प्रकार से जैसे देखा जाए तो वह भारत के सरकार के अंग हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत को क्या करते हैं, उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य करते हैं। आगे जैसे देखा जाए तो जो सरकार के स्तर होते हैं उसमें कि जैसे जो सरकार होती है उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, कैसे कैसे वह काम करती है, सारे लोगों के लिए इंतजाम करती है राष्ट्रीय स्तर पर। अब जैसे हम इसमें देखते हैं कि सरकार के जैसे स्थानीय स्तर पर सरकार हो जाती है, राज्य के स्तर पर हो जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है। स्थानीय स्तर का मतलब जैसे हम लोग देख लेते हैं कि गांव, शहर या मोहल्ले के आसपास की जो सरकार होती है उसको स्थानीय स्तर का बोल दिया जाता है। और राज्य स्तर का वो होती है जो पूरे राज्य के लिए ध्यान में रखती है। और
पूरे राज्य के काम को करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार वह होती है जो पूरे देश के संबंध को देखती है, और किस प्रकार से भारत देश को संचालन मान लो देखा जाए अपने भारत देश का तो कर रही है, तो वह क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी सरकार है उसके विषय में बात होती है। आगे जैसे अभी अब हम लोग देखें तो जो सरकार एवं कानून होते हैं, ऐसे तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोगों को उसको कानून मानने पड़ते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, क्योंकि सरकार के कामों में अगर कोई अड़ंगा लगाता है तो वो कानून के माध्यम से उसको दंड देता है। अब आगे जैसे जैसे तो किसी दूसरे कानून को लेकर के यह विचार कीजिए आप सभी लोग कि किस प्रकार से हमारे देश में सरकार चलती है और उसमें लोग अपना अपना जो है मंतव्य देते हैं। जैसे सरकार को किसी भी कार्य के लिए कार्रवाई करना पड़ सकता है, जैसे धारा 144 लगा देते हैं। अब कुछ भी कार्य अगर हो जाता है गलत, इधर उधर लड़ाई दंगा फसाद ये सब चीज़, तो उसके शांत करने के लिए सरकार कानून बनाई ही है कि धारा 144 लगा दिया जाए। तो सरकार अपने सरकार को कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से क्या करती है, कानून निर्माण करके आगे बढ़ाती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं सरकार के जो प्रकार के रूप में कि सरकार को निर्णय लेने और कानून पालन करने के लिए हम सभी लोग बाध्य करते हैं, हम ही लोग जो जनता होती है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो सरकार होती है कई प्रकार की, जैसे लोकतंत्र हो जाता है, राजतंत्रीय प्रकार से हो जाता है। तब अब देखते हैं कि जैसे लोकतंत्र की जो सरकार होती है क्या होती है, जैसे भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब इस यह लोकतंत्र है हमारे यहाँ। अब लंबी लड़ाई इसके लिए हम लोग बहुत लड़े थे आगे बढ़ने के लिए। अब लोकतंत्र की बात किया जाता है तो लोकतंत्र शक्ति जो होती है लोगों की शक्तियों के, लोगों के द्वारा ही जो शासन करवाया जाता है वही हो जाता है लोकतंत्र का, लोगों को ही शासन इसमें जो हम लोग देखते हैं। अब लोकतंत्र में मूलभूत विचार क्या होता है कि लोग नियमों का पालन अपने भागीदारी बनाकर खुद से ही करें शासन को आगे बढ़ाने के लिए। बल्कि हमारे यहाँ जैसे देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को शासन करवाया जाता है। अब जो प्रतिनिधि चुन करके जाता है वही सारी जनता का निर्णय लेता है और अपने कार्यों के माध्यम से भारत देश के जो है कानूनों का निर्माण करके भारत देश के आगे बढ़ाने में कार्य करता है। अब इसमें और जैसे प्रकार के रूप में जब हम देखते हैं जो राजतंत्रीय होता है, राजतंत्रीय में क्या होता है, वहाँ के जो सभी कार्य होते हैं वो किसके माध्यम से हो जाते हैं, वह सब पूरा कार्य वहाँ के जो राजा होते हैं, रानी होते हैं, उनके माध्यम से होता है। उनके निर्णयों के आधार पर बनाने पड़ते हैं और इसी के वजह से हम सभी लोग देख सकते हैं राजतंत्र की सरकार ऐसे हो जाती हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं। अब राजा के पास जो सलाहकार होते हैं वो एक छोटा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर वो करते हैं। अब लेकिन जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र बहुत बड़ा होता था, लोकतंत्रीय जो सरकार होती है, इस प्रकार से हम इसको देख लिए हैं। अब आगे हम लोग जैसे देखें अपना लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व। अब लोकतंत्र सरकार के जैसे मुख्य तत्व देखा जाए तो जैसे भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब इसके यहाँ कई प्रकार के जो जातियाँ हैं वह रहती हैं, प्रजातियाँ रहती हैं, जैसे श्वेत गोरे लोग, अश्वेत काले लोग, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय हो गए उनके भी। तो अब इस प्रकार से देखा जाए तो सभी लोगों को जैसे लोकतांत्रिक सरकारों के जो काम होते हैं वो करने का ढंग बहुत ही अलग तरीके से होता है और जब वह काम करते रहते हैं तो उसके माध्यम से अपने अपने देश के लोगों के लिए जो मुख्य तत्व होते हैं, बातें होती हैं, उसको बताया जाता है। जैसे देश के विषय में जब भागीदारी का बात आती है, कैसे कि जब हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं उसको विषय में देखा जाता है कि हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं और फिर उसके बाद चुन करके हम जो ग्राम प्रधान बनाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं या तो फिर विधायक बनाते हैं, फिर प्रधानमंत्री हम लोग के माध्यम से जो चुना हुआ रहता है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको देखते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, सरकार लोकतंत्र को जो आगे बढ़ाना है उसमें भागीदारी के प्रमुख तत्व बन जाते हैं। जैसे भागीदारी के जो अन्य तरीके होते हैं कि हम लोग देखते हैं जब हमारे देश में कोई पीड़ित रहता है या कोई व्यक्ति बीमार है या किसी के लिए जो कार्य करना है, उन सभी के समाधान के लिए जो हम सभी लोग विवादों के समाधान के लिए जब आगे आते हैं तभी हमारा जो होता है क्या आगे वृद्धि होती है। और जैसे इसके लिए हम लोग अखबार में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर जानकारियाँ दे करके लोगों को महत्वपूर्ण चर्चा पर आगे बढ़ाने के लिए उनको आगे लाते हैं, उस
जो कार्य हुआ है उसको दिखा करके सोशल मीडिया के ज़माने में आज देखा जाए तो सभी कुछ हमको तुरंत पता चल जाए। जैसे दलितों पर क्या बीत रही है, या तो अल्पसंख्यक महिलाओं या अन्य लोगों पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है किस प्रकार से, उसको हम लोग दिखा करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें इन सभी तत्वों का मुख्य भूमिका जो हो जाती है, जिसे हम लोग देखते हैं। और समानता और न्याय के लिए देख लेते हैं, जो सरकार के लिए मुख्य तत्व हैं लोकतांत्रिक देश के। तो लोकतांत्रिक सरकार की जो है इसमें मुख्य विचारों में से एक है क्या, समानता एवं न्याय। उसका इसलिए है क्योंकि न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्धता होना सबका एक प्रमुख धर्म बन जाता है, प्रमुख कार्य हो जाता है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और हम सभी लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे संविधान में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा परिचर्चा किया गया है हमारे, जिससे कि अनुच्छेद 15, 14, जैसे 14 से 18, 18 से 21 और उसमें 17 में, अनुच्छेद 17 में देख लिया जाता है। इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो सरकार के प्रमुख तत्वों में से ये सभी प्रमुख तत्व हैं। और अस्पृश्यता, छुआछूत प्रथा और कानून पर, जैसे दलित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात सुविधा संचय वंचित, सार्वजनिक जगहों पर न जाने के लिए सरकार इन सभी के लिए क्या करती है, समानता एवं न्याय को लाने का ज़रूरत करती है। उसको पहचान करके वहाँ पास हर जगह कार्य करने का अपना सरकार के माध्यम से हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक जो सरकार होती है। और जैसे इसमें देखते हैं कि जो हमारा कार्य होता है सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्वों में, इसके विषय में तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले देख लेते हैं भागीदारी जो होती है, किस प्रकार से चुनाव में हम लोग भागीदारी करते हैं। उसके बाद भागीदारी के जो अन्य तरीके होते हैं, किस प्रकार जैसे हम सभी लोग अपने देश को बढ़ाने के लिए भागीदारी देते हैं मुख्य तत्व के रूप में। और जो कोई भी विवाद आ जाता है उसका समाधान किस प्रकार से करते हैं, यह भी मुख्य तत्व हो जाता है। और जैसे देखते हैं कि समानता और न्याय जो हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, या किसी समाचार पत्र या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो जस्टिस की मांग करते हैं वो हमारा मुख्य तत्व हो जाता है। और दूसरे लोगों पर जो हमारी तटस्थता होती है और सरकार के जो कार्य होते हैं वह सभी हमारे मुख्य तत्व आ जाते हैं। अब हम सभी लोग आगे पाठ की तरफ चलते हैं। इसके विषय में देखा जाए तो जैसे हमारा जो ये ग्राम शासन प्रशासन किस प्रकार से चलते हैं, इन सभी का पूरा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड है इकाई। तो इसमें देखते हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति ग्राम सभा में जाता है तो वहाँ पास जो गाँव का परिचय होता है, जैसे कि देखते हैं कि एक गांव है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, गांव के चारों तरफ कुछ पूर्वे हैं। इसी प्रकार से इस ग्राम सभा का निर्माण होता है। और इसमें पंचायती राज के विषय में, जैसे कि हमारे देश में जब पंचायती राज के विषय में जो देखते हैं कई समितियां बनती हैं, बलवंत राय, अशोक मेहता, इस प्रकार जो समितियां बनती हैं। और जब 1992 में हमारा पंचायती राज के विषय में जो संशोधन होता है और राजस्थान के नागौर जिले से जब हम लोग देखते हैं 2 अक्टूबर को लागू हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है जहाँ, और इसमें हो सकता है कि एक गांव नहीं कई गांवों के लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होते हैं वो जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जिनका नाम मतदाता सूची में आ जाता है वही ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से जो हमारी ग्राम सभा है उसी का निर्माण हो जाता है। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में बैठक क्या होती है, ग्राम सभा में जो चर्चा परिचर्चा होती है, उस सब चीज़ों के विषय में फिर जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं हम सभी लोग। जब तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से जो काम कर सके, और ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लागू करने के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत में मनमाने ढंग से काम ना हो इस पर रोक लगाने के लिए करते हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग ना हो, गलत कामों में ना लगे, इसके लिए करते हैं, निगरानी के लिए। इस तरह से हम देखते हैं ग्राम सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने के लिए और लोगों के प्रति जवाबदेही या उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, ग्राम सभा की जो बैठक होती है। और देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो होती है वह एक नियमित रूप से बैठक करती है और उसमें आने वाले गांव के विकास के कार्यक्रम के रूप में क्या करना है, आगे गांव का विकास किस प्रकार से हो, और ग्राम सभा की जो पंचायत के काम की स्वीकृति देना है और अपने आप को ग्राम पंचायत के माध्यम से किस प्रकार से सुदृढ़ करना है,
इन सभी पर चर्चा होती है। ये ग्राम पंचायत के जो काम जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक जो उपयोग के भवन हैं उनका निर्माण एवं रखरखाव करवा देना है। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधित और सरकारी योजनाओं को लागू करने से संबंधित जो पंचायतें कार्य करती हैं। ग्राम पंचायत के जो आमदनी के स्रोत होते हैं घरों एवं बाजारों से पर लगाए जाने वाले कर हो जाते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि से जो जनपद का विकास एवं जिला द्वारा विकास होता है वह हो जाती है। समुदाय के लिए काम के लिए मिलने वाले जो दान हो जाते हैं ये सभी हो जाते हैं। और देखते हैं तो जैसे एक ग्राम में पंचायत में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों पर क्या ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं। और विवरण में जो हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा में जिस प्रकार से तत्व होते हैं उन सभी का किस प्रकार से कार्य किया गया है इस ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से उठाया जाता है और देखा जाता है, प्रशासन किया जाता है स्थानीय स्तर पर। अब आगे जैसे देखें तो पंचायत के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। तब पंचायत के 3 स्तर के विषय में देखें जैसे पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। जैसे ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई लोग, ग्राम में पंचायतें होती हैं, कई पंचायतें होती हैं। पंचायतें समिति के ऊपर कार्य करती है जिला पंचायत, जैसे इसके ऊपर जो काम करती है वो जिला पंचायत हो जाती है, जिसे जिला परिषद भी बोल दिया जाता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला पंचायत सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है और संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने अपने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी जो कानून होते हैं राज्य में अलग अलग होते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि किसी एक विद्यालय को जैसे अपनी अध्यापिका से हम निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों से बातचीत करें तो किस प्रकार से हम उनके प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारा जो स्थानीय सरकार का प्रशासन है इसके विषय में हम देख सकते हैं। जैसे अब आगे पाठ का देखते हैं गाँव का प्रशासन के विषय में। तो गाँव के प्रशासन के विषय में देखते हैं तो गाँव एक हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। तो कृषि करते हुए लोग हमारे यहाँ रहते हैं और भारत जो में देखा जाए तो 6 लाख से अधिक गांव है। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है और हमारे गांव के जो ज़मीन है उसके दस्तावेज, रख रखाव एवं आपसी विवादों के निपटारा के लिए ज़रूरत पड़ती है जो गांव का प्रशासन करने के लिए और प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करने के लिए और ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य जो होते हैं उसके विषय में हम लोग इसका जो होता है इसके विषय में हम देखते हैं। आगे इसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसे देखा जाता है पुलिस विभाग होती है पास में, थाने के लोग आते हैं, कार्य रहता है नहीं रहेगा। जैसे हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है हमारे आसपास, जैसे हमारे यहाँ भी है, उसके नियंत्रण में ही रहता है। तो हमारे गांव में जो चोरी होती है, दुर्घटना होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके माध्यम से इसका क्या करते हैं, निपटारा कर लेते हैं। अब जैसे राजस्व विभाग होता है तो राजस्व विभाग क्या करता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गाँव हैं उसके विषय में ज़मीन का नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम हो जाता है। इसी में कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो इसे कहा जाता है। और लेखा जोखा यह किसका रखता है, यही ग्रामीण जो हमारे ज़मीन है उसके विषय में रखता है। अब पटवारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम सभी लोग कर्मचारी के लिए, तो पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होते हैं और वह रिकॉर्ड ज़मीन का रखता है हिस्सा। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर होती है इस्तेमाल की, इसे जरीब कह देते हैं। जरीब पटवारी किसानों से ज़मीन भूमि पर इकट्ठा करता है और उसके कहता है कि इस पर फसलों के बारे में जानकारी देता है और रिकॉर्डों के आधार पर ही उस पर जो कर लगाया जाता है वह सब कुछ देखा जाता है। और जैसे देखें कि जो हमारा इसके विषय में राजस्व विभाग के कानून बनाए जाते हैं, जैसे हिंदू अधिनियम धारा, जिसे जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो पर हमारे ध्यान में नहीं आती है। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में मददगार भारी मानी जाती है। और जो हमारे देश में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों को में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस पर कानून बदल दिया गया है। नए कानून के मुताबिक जो बेटों बेटियों और उनकी माँ की ज़मीन बराबर हिस्सा होता है। तब अब क्या कह सकते हैं कि जो एक नया कानून आया है हिंदू अधिनियम 2005 धारा अधिनियम, तो वो हमारे देश में क्या कर रहा है, कानून इसका विस्तार हो रहा है। और
हमारे जो गांव का प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता कर रहा है। जैसे सार्वजनिक सभा हो जाती है, राशन की दुकानें हो जाती है, स्वास्थ्य केंद्र हो जाते हैं, दूध उत्पादन समिति हो जाती हैं, ये सभी हमारे गांव के प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाती है। अब जैसे नगर प्रशासन हो जाता है तो गाँव के मुकाबले जो शहर होते हैं वह ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजार ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, पानी बिजली सुविधाएँ अच्छी होती हैं, अस्पताल होते हैं, ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात नियंत्रित रहता है और सुचारू रूप से जो कार्यों को जिम्मेदारी प्रशासन करना है, यहाँ की योजनाओं बनाना है, सारा काम करना है और कैसे इन कामों के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के विषय हम सभी लोगों को जानकारी आज करना है। अब निगम पार्षद जैसे देख लेते हैं कि ये निगम पार्षद जो होते हैं वहाँ एक जो हमारा जो नगर प्रशासन है वहाँ के एक अधिकारी होता है, अर्थात उसके माध्यम से ही जो पूरा काम होता है वह किया जाता है और पंचायत को चुने हुए सदस्य के माध्यम से चुना जाता है। शहर में विभिन्न प्रकार के नगर पार्षद होते हैं और पार्षदों के जो समूह होते हैं उन पर कार्य किया करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक देखते हैं कि 5 वर्ष में हो जाता है। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो जो आयुक्त होते हैं उनके दफ्तर प्रशासनिक कार्य कर्मचारी उन सभी पर इसको कार्य करने का जो है जवाबदेही पूर्ण कार्य होना चाहिए। और जैसे देखते हैं कि लोगों का जो विरोध होता है इसके प्रति क्या होता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी होती हैं उनके पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है मैं इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में क्या होता है उसको भूल जाते हैं। यही यहाँ का सबसे बड़ा जो विरोध प्रदर्शन होता है, ये सब चीज़ें देखा जाता है। आगे जैसे जो इतने हमने बता दिया है, इन सभी कामों को करने के लिए जो प्रशासन होता है वो कहाँ से मिलता है, तो यह राशि टैक्स के माध्यम से आती है और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के द्वारा आती है और घर के जो संपत्ति है या घर है उसकी घरौनी के माध्यम से आती है। संपत्ति कर के केवल जैसे देखा जाता है और देखा जाए तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से अधिक रूप में जो कर देता है उसके माध्यम से आती है। अब जैसे जब हम लोग अपने पार्ट का जो नगर प्रशासन है उसके विषय में देखते रहते हैं तो एक जैसे कभी कोई बीमारी आ गई या तो फिर बाढ़ आ गया या अचानक आकस्मिक जो घटनाएं हो जाती हैं उसके माध्यम से देखते हैं तो उसके विषय में जो कार्य किया जाता है वो प्रशासनिक कर्मचारियों के माध्यम से। शहर में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, वहाँ रहते हैं और जिसके माध्यम से वहाँ पास जब जाते हैं शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए तो जो माइग्रेशन होता है लोगों का शहरों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग जो काम के माध्यम से अपना जो अपने वहाँ की जो आय होती है उसमें वृद्धि करते हैं। इसी के माध्यम से यहाँ का नगर का प्रशासन जो है चलता है। अब हम सभी लोग चलते हैं अपने जो आजीविका चैप्टर है जो हमारा अंतिम इकाई है इसके विषय में देखते हैं। तो आजीविका क्या होती है, जैसे हमारा जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा है, हम कैसे खा पी रहे हैं और जैसे देखा जाए कि काम धंधे कैसे कर रहे हैं, हम सभी लोग किस पेड़ पौधों का प्रयोग कर रहे हैं, फसलें दूसरी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और जो हमारे आजीविका में प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी के विषय में हम सभी लोग बात करते हैं। अब सामान्य जैसे ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के विषय में सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है तो वहाँ का आजीविका का सबसे प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा, कृषि ही हो जाएगा। अब जैसे देखा जाए तो हर जगह की कृषि अलग अलग होती है, कहीं तुलसी के पेड़ उगाए जाते हैं तो कहीं धान ईंटें गेहूँ बोए जाते हैं, कहीं देखा जाए तो बाजरा की खेती होती है तो कहीं देखा जाए तो किसी दूसरी प्रकार की खेती होती है, पहाड़ों में दूसरी प्रकार के और समतल मैदानों पर अलग तरीके से। और देखा जाए तो जो हमारे देश में हर मौसम के आधार पर अलग अलग प्रकार की जो आजीविका होती है वो हो जाती है। जैसे बरसात का मौसम है तो उस समय प्रचंड बेरोजगारी का क्षेत्र आ जाता है, आलम हो जाता है। लोग अपने आप को घर पर ही सीमित रख लेते हैं क्योंकि बारिश में वो कहीं जा नहीं सकते हैं। और देखते हैं तो गेहूं के कटाई के समय में सभी लोग थ्रेसर से गेहूं कटाई करने लगते हैं, इससे भी अपने जो आजीविका है प्राप्त करने लगते हैं। और सभी लोग अपनी अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई साधन ढूंढ लेते हैं। साधन कैसे खोज लेते हैं, जैसे देखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसको कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। और जैसे हम सभी लोग ही हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे अपने आप को वृद्धि करना है तो क्या करना पड़ेगा हम सभी लोगों को। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के माध्यम से एक नौकरी प्राप्त करेंगे, वही हमारी आजीविका क्या हो जाएगा, साधन बन जाएगा। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय को विभिन्न तरीके से प्राप्त करते हैं, कुछ खेती बाड़ी काम करके करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे खेत तैयार करके रोपाई बुआई निराई कटाई, फसल अच्छी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे हमारे देश को बोला जाता है
कि हमारा देश जो है ऋतुओं पर निर्भर करता है। अगर हमारे यहाँ अच्छी ऋतु हुई, अच्छे तरीके से ऋतु आई तो हमारा देश की जो कृषि है वह अच्छी होगी, नहीं तो हमारे देश की जो कृषि है क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी या उत्पादकता में कमी आ जाएगी। अब आजीविका प्राप्त करने के लिए जो है हमारे देश जो है वह प्रकृति पर ही केवल निर्भर रहता है ज़्यादातर। जैसे मछुआरे हैं तो वो समुद्र पर जा कर के अपना काम कर लेते हैं, वो कर ले और लोग जिनके पास ये काम नहीं होता है तो दूसरों के यहाँ जा कर के बिल्डिंग का काम कर लेते हैं, या तो प्राइवेट तरीके से जो घर बनते हैं उन सभी तरीके से अपनी आजीविका का साधन ढूंढते हैं। अब देखा जाए तो कुछ लोग बोझ ढो लेते हैं या अनेक प्रकार की जो समस्याएं से ज़िंदगी होती हैं उनसे आगे उनको बेअसर करने के लिए वो लोग अपने कार्य को करते हैं ताकि वह अपनी जीविका को प्राप्त कर सकें। हमारे देश में जैसे किसान ही है, किसान अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि फसलों को उत्पादन करता है और उसके बाद उसको उत्पादित करके आगे बढ़ता है और उस फसल को ले जा कर के मंडी में बेचता है। व्यापारी फिर उसको आगे बढ़ाता है, बेचता है, फिर व्यापारी से पहुंच जाता है सरकार के पास। सरकार फिर से हमारी जनता को देने के लिए फिर से भेज देती है, या तो अपने जो देश से जो चीज़ें उत्पादन अत्यधिक अच्छे तरीके से होता है उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा करके क्या करती है, वहाँ से जो हमारे लिए उपयोगी है उसको लाती है और यहाँ से निर्यात कर देती है, वहाँ से आयात कर लेती है। यही सब चीज़ें होती रहती हैं और छोटे छोटे काम धंधे हो जाते हैं, जैसे बोले सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम लघु उद्योग, बड़े उद्योग, इस प्रकार से लगा करके हमारे जो आजीविका का क्षेत्र होता है वह प्रयोग हो जाता है हमारे यहाँ। अब ये शहरी क्षेत्र के विषय में देखा जाए, अब जैसे देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जैसे भारत में देखा जाए तो लगभग 5,000 से ज़्यादा शहर होंगे या इससे अधिक हो सकते हैं। और हम लोग हमारे जो जानकारी में है कि 27 से ज़्यादा महानगर हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जैसे प्रत्येक महानगर है जैसे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को महानगर की संज्ञा दे दी जाती है। अब वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, वहाँ की ज़िंदगी कैसे चलती है और वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, कमाई करते हैं, रोज़गार करते हैं, अपने आप की आजीविका को चलाते हैं, तो इन सभी को जो होता है उस सभी को देख लिया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो शहरों की आजीविका होती है वो सड़कों पर भी काम कर लेते हैं। कैसे? फुटपाथ पर लगा लेते हैं बाज़ार, वहीं पास भी अपना काम कर लेते हैं, या तो ठेले पर लगा करके घूम जाते हैं, टहल जाते हैं। वहाँ का जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है वहाँ चले जाते हैं अपने आप सबको लेकर के। तो इससे क्या होता है, वहाँ का जो आजीविका है वह बन जाती है। और जैसे रिक्शे वाले हो जाते हैं और ऑटो रिक्शा वाले हो जाते हैं, इसके माध्यम से वो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अब जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने जो ऑफिस है वहाँ चले जाते हैं और बड़ी दुकानों में काम करने लगते हैं। बाज़ार में जाकर के जैसे हम लोग देखते हैं तो त्योहार के कारण जब वहाँ भीड़ हो चुकी होती है, मिठाई, चप्पल, खिलौने, कपड़े, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि सभी प्रकार से जो क्या होता है आजीविका का साधन बन जाते हैं। और जैसे फैक्ट्री में जाते हैं सभी लोग, तो फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं या तो कोई बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पास उद्योग धंधे के काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं, तो उन सभी तरीके से भी जैसे कपड़ा सिलाई मशीन कंपनी हो गई, तो वहाँ पास जा कर के सभी लोग सुबह 8 बजे पहुँच जाते हैं, शाम को 5 बजे तक काम करते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के जो आजीविका के लिए प्राप्त करते हैं अपना मेहनताना, उसके आधार पर वह अपने कार्य को करते चले जाते हैं। अब जैसे दफ्तरों में जाते हैं तो जैसे विपणन अधिकारी हो गए, मार्केटिंग अधिकारी हो गए, या तो फिर किसी भी प्रकार का जो दफ्तर है वहाँ पास जाकर के अपना कार्य करने लगते हैं। महानगरों में कॉल सेंटर होते हैं, ये रोजगार का एक नया क्षेत्र बन जाता है। टीवी, फ्रिज जैसे सामानों की बिक्री का स्थान हो जाता है। और जैसे देखा जाए कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर, इन सभी प्रकार से तरीके से जो हो जाता है। भारतीय कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां ज़्यादा तक भारत देश में आ रही हैं, उसमें जो लोग जाते हैं शहरों में अपनी आजीविका को प्राप्त कर लेते हैं। और आगे जैसे देखते हैं तो जो हमारे देश में कार्य करने के लिए आगे आते हैं सभी लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करके अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए और अपनी आजीविका को अत्यधिक अच्छे तरीके से करने के लिए। आज की जो हमारी क्लास थी तो यह कोई हमारे लिए कोई कठिन क्लास नहीं थी, कोई कठिन कक्षा नहीं थी। बस क्या था कि कैसे हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास के पड़ोस की जो संस्कृतियां हैं, जो कार्य हैं, कार्यक्रम है, संस्कृति है, खान पान, रहन सहन इत्यादि तरीके से हम कैसे एक बच्चे को समझा सकते हैं, कैसे उसके अंदर विकास कर सकते हैं, कैसे उसका जो सर्वांगीण विकास होगा उसको समझाया गया है। अब इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो आप सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे इस प्रश्न का हम जवाब दें। अब जितना भी टर्म मैंने बताया, जो पाठ के आधार पर आपको शब्द बताए हैं, अर्थ बताए हैं, उसको आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा और उसका नोट्स बना करके
शॉर्ट तरीके से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को जितना हो सके उतना आप लोग अच्छे से ध्यान से दे करके पढ़िए, तो भी आप इस क्लास का जो है अर्थ समझ पाएंगे और अपनी जो परीक्षा है उसमें इसका महत्वपूर्ण उपयोग दे पाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो हमारी कक्षा थी वह हमारे समझ को बढ़ाने के लिए और हमारे आस-पास पड़ोस में क्या हो रहा है जीवन में या हमारे जीवन में क्या होता है उसी पर आधारित था। उसी पर आधारित जो हमारी सामाजिक विज्ञान की जो राजनीतिक जीवन होता है उसको दिखाया जाता है। कैसे हमारे घर पर प्रशासन होता है, कैसे हमारे घर पर जैसे पापा हैं वो कमा कर लाते हैं, कैसे उसका रोज़गार करते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो किस प्रकार से, शहरी में है तो किस प्रकार से, या तो फिर हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनकी संस्कृतियाँ हमारी संस्कृतियों से कैसे मेल जोल खाती है, या तो हमारे संविधान में किस प्रकार से एक दूसरे लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, अन्य अन्य तरीके से कैसे हमको अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया गया है बच्चे को समझाने के लिए, एक बालक का विकास करने के लिए। तो हम सभी लोग इस पाठ को अब इस किताब को ख़त्म कर चुके हैं। आप सभी लोगों को जल्द से जल्द सभी कक्षाएँ मिलती जाएँगी। मेरा यही कहना है, आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते हुए इसे अपने सभी मित्रों के पास भेजिए ताकि वह पढ़ कर के लाभान्वित हो सकें और आने वाली जो परीक्षा है उसमें तो लाभान्वित हों ही, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी जा कर के वो अपनी जो समझ है एनसीईआरटी की उसको विकसित करें ताकि जो एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं वह उनके न गलत हो सके। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।